अब आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस या रोल की स्टडी करेंगे। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसके फंक्शन या रोल की स्टडी हम लोग करेंगे वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की स्टडी हम लोग करेंगे और नाइट्रोजन में पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए कि नाइट्रोजन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट द्वारा सबसे अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। यानी प्लांट में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्जेस्ट अमाउंट। तो लार्जेस्ट अमाउंट में रिक्वायरमेंट है इसकी। अब इसे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है उसकी बात की जाए कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी इट इज एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस के रूप में इसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ये वर्ड ध्यान रखना है कि अगर ये भी पूछा जाता है कि भाई कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहते हैं नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है नाइट्रेट की फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन के फंक्शंस पर। नाइट्रोजन के फंक्शंस पर पहला फंक्शन नाइट्रोजन का देखिए। नाइट्रोजन का पहला फंक्शन ये है कि नाइट्रोजन प्रोटीन को बनाता है। आप जानते हैं प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उस पेप्टाइड बॉन्ड में CONH ग्रुप होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन प्रोटीन्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। साथ में और किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? न्यूक्लिक एसिड में एक पार्ट होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलता है तब एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है और न्यूक्लियोटाइड जुड़कर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA। सो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RNA। नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कुछ विटामिन्स का भी, यानी सर्टेन विटामिन्स, कुछ विटामिन्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, और कुछ हार्मोन्स का भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये। एक मेन हार्मोन है जिसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? नाइट्रोजन। अब दूसरा फंक्शन नाइट्रोजन का देखिए। दूसरा फंक्शन नाइट्रोजन का ये है कि नाइट्रोजन जो है उन सेल, यानी वो सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं उन सेल्स द्वारा नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो जो सेल्स डिवीज़न कर रहे होते हैं उन सेल्स में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड बाय सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीज़न। तो जो सेल डिवीज़न में, जो सेल्स में सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से हो रहा होता है उन सेल्स द्वारा नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, उन सेल्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ये बात हो गई नाइट्रोजन की। अब अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ आते हैं। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसमें
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का पहली बात तो ये है कि एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन है, तो पूछा जाएगा भाई फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में है। तो कहते हैं इट इज एब्जॉर्ब्ड एज। अब यहाँ पर आयंस थोड़े से टिपिकल लगेंगे तो बहुत ध्यान से देखना है। HPO4 2- एंड H2PO4 1-। ये दो आयंस हैं जिसकी फॉर्म में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होता है, जिस फॉर्म में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम लोग फॉस्फोरस के फंक्शन की बात करें। हम पूरा DNA RNA यानी न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ा चुके हैं। तो पहला फंक्शन तो फॉस्फोरस का ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी DNA या RNA, इनमें एक बॉन्ड पाया जाता है, उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोरस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है DNA और RNA का, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में फॉस्फोरस पाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ DNA, RNA। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें साइटोलॉजी से याद है कि फॉस्फोरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। याद करिए सेल मेम्ब्रेन जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, यानी ऐसे लिपिड जो किसके साथ अटैच होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और फॉस्फेट ग्रुप में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस। तो दूसरा फंक्शन इसका है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, हिंट के लिए लिख लीजिए सेल मेम्ब्रेन में, वहीं से फॉस्फोरस की हिंट मिल रही है। ये दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट हुआ। अब हम लोग तीसरे की तरफ आते हैं और वो है पोटेशियम। पोटेशियम। अब पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम किस रूप में एब्जॉर्ब होता है वो देखा जाए पहले। कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एज K+ आयन। एब्जॉर्ब्ड एज K+ आयंस। K+ आयंस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग आते हैं पोटेशियम के फंक्शंस पे कि प्लांट में इसका फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन आते हैं हम लोग। पहला फंक्शन ये है, हम लोग जब गार्ड सेल्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने बताया भी था ट्रांसपोर्ट में कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर तब आता है जब गार्ड सेल से H+ आयन बाहर चला जाता है। जब गार्ड सेल से H+ आयन बाहर जाता है तो गार्ड सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की कमी हो जाती है। तो पोटेशियम बाहर से अंदर आता है ताकि जो पॉजिटिव आयंस की कमी हुई है उसको पूरा कर सके। तो इसका मतलब पोटेशियम का एक काम है टू मेंटेन कैटायन एनायन बैलेंस इन द सेल। मेंटेन कैटायन एनायन बैलेंस ऑफ द सेल। सेल का कैटायन एनायन बैलेंस। दूसरी बात, जब पोटेशियम अंदर आता था गार्ड सेल में तो वो मैलेट के साथ कंबाइन करके पोटेशियम मैलेट बनाता था। गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता था तो स्टोमेटा ओपन कर जाता था। तो इसका मतलब पोटेशियम का दूसरा काम है हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में मदद करता था। दूसरी बात,
जब पोटेशियम अंदर आता था तो पोटेशियम मैलेट के साथ कंबाइन करके पोटेशियम मैलेट बनाता था, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता था। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता था तो एडजेसेंट सेल से गार्ड सेल में तेज़ी से पानी अंदर की तरफ आता था, यानी एंड ऑस्मोसिस होता। एंड ऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल पानी से भर जाते थे, यानी उसमें टर्जिडिटी आ जाती थी। इसका मतलब पोटेशियम का एक फंक्शन ये भी है कि पोटेशियम मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल, मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अगला ये हम पीछे भी बता चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में कि पोटेशियम एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट है जो 40 प्रकार के एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। तो एक्टिवेट्स 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, 40 प्रकार के एंजाइम के एक्टिवेशन में मदद करता है। आगे देखिए, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी होती है, बड्स में भी होती है, लीव्स में भी होती है और रूट टिप में भी होती है। तो एक और फंक्शन है रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कॉमा बड्स, कॉमा लीव्स एंड रूट टिप। रूट टिप। अगला क्या है? फोर्थ है कैल्शियम। कैल्शियम, अब कैल्शियम किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एज Ca++ आयंस। एब्जॉर्ब्ड एज Ca++ आयंस। अगला पार्ट है कैल्शियम के फंक्शंस। फंक्शंस में पहला फंक्शन देखिए, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। कैल्शियम सेल डिवीज़न में मदद करता है। कैसे वो बता रहे हैं आपको। हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। देखिए, सेल डिवीज़न में पतले पतले धागे बनते हैं जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में यूज़ होता है कैल्शियम, और बिना स्पिंडल फाइबर के सेल डिवीज़न हो नहीं सकता। तो अगर कैल्शियम स्पिंडल फाइबर्स को बना रहा है और स्पिंडल फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से सेल डिवीज़न होता है, तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि कैल्शियम सेल डिवीज़न में मदद कर रहा है बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स को बनाकर। इसके बाद दूसरा फंक्शन हमें कैल्शियम का पता है कि कैल्शियम मिडिल लैमेला में पाया जाता है। मिडिल लैमेला क्या है? सीमेंटिंग लेयर है जो दो सेल्स को आपस में चिपका के रखती है। उसमें कैल्शियम पेक्टेट के रूप में कैल्शियम पाया जाता है। तो फॉर्म मिडिल लैमेला। फॉर्म मिडिल लैमेला। और लास्ट फंक्शन देखिए भाई कैल्शियम का, वो ये है कि जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटेड टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है सल्फर।
सल्फर। सल्फर को किस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है? कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एज सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस के रूप में इसे एब्जॉर्ब किया जाता है। अब फंक्शंस की बात कर लें सल्फर के। सल्फर के फंक्शन की बात हो रही है। पहला फंक्शन है कि सल्फर कुछ अमीनो एसिड का हिस्सा होता है, कंपोनेंट होता है। अब हम लोग दो ऐसे अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं पहले भी जहाँ पर सल्फर पाया जाता है, यानी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। एक था सिस्टीन और दूसरा है मैथ्योनिन। तो component of amino acid like cysteine and methionine, cysteine and methionine। आगे देखिए, दूसरा फंक्शन ये है कि जो सल्फर होता है वो कोएंजाइम ए का हिस्सा होता है। एस्टाइल कोएंजाइम ए याद करिए, हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े हुए हैं। तो पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, लिंक रिएक्शन में जो पढ़ा था, पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, वहाँ सल्फर लिंकेज होती है, कोएंजाइम ए। अगला पार्ट है कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, जैसे बायोटिन और थायामीन, यानी पार्ट ऑफ vitamins like biotin and thiamine। हम थायमीन नहीं कह रहे हैं, थायमीन नाइट्रोजनस बेस होता है और थायामीन जो होता है वो होता है विटामिन। ये ध्यान रखना है, थायमीन नहीं कह रहे हैं, THY नहीं कह रहे हैं, THIAMIN, थायामीन, वो थायमीन होता है। थायामीन विटामिन है, थायमीन नाइट्रोजनस बेस है जो DNA में पाए जाते हैं। अगली बात यह है कि सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का भी पार्ट होता है। ETS में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम लें जिसमें सल्फ़र पाया जाता है, दैट इज़ फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन में सल्फ़र के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है। पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इन ETS, नाम लिख लें इलेक्ट्रॉन कैरियर का जिसमें पाया जाता है फेरोडॉक्सिन। ये भी याद रखें कि फेरोडॉक्सिन में और क्या पाया जाता है, फेरोडॉक्सिन ऑल्सो कंटेन Fe, आयरन। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद सल्फ़र के बाद हमारा लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किस रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है? कहते हैं एब्जॉर्ब्ड एज Mg++ आयन। एब्जॉर्ब्ड एज Mg++ आयंस। फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस क्या हैं मैग्नीशियम के? पहला फंक्शन देखिए, मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व एंजाइम्स का एक्टिवेशन कराता है। पीछे लेक्चर में हम आपको दो ऐसे फोटोसिंथेसिस से जुड़े एंजाइम्स बता चुके हैं जिनका एक्टिवेशन मैग्नीशियम कराता था। आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें से एक एंजाइम है रोबिस्को और दूसरा है पेप्केस। तो पहला फंक्शन इसका है एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के एंजाइम का एक्टिवेशन।
फोटोसिंथेसिस में कौन से एंजाइम है जिसका एक्टिवेशन कराता है? कहते हैं रूबिस्को एंड पेप्केज। और किसके एंजाइम्स का? रेस्पिरेशन के। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स का एक्टिवेशन कराता है। अब दूसरा काम भी है मैग्नीशियम का, वो ये है कि मैग्नीशियम डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस भी कराता है। सेकेंड पॉइंट है इसका सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम एक ग्रीन पिगमेंट में भी पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हिस्सा है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है टू जॉइन 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। साइटोलॉजी में हम बता चुके हैं कि राइबोसोम की जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होती है उसको जोड़ने के काम आता है कौन? मैग्नीशियम। इसके लिए आ जाएगा मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर। कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है राइबोसोम को जोड़ने के लिए? तो कहते हैं 1 to 2 मिलीमोलर मैग्नीशियम प्लस प्लस इज़ रिक्वायर्ड। इतना चाहिए अगर आपको राइबोसोम की 2 सब यूनिट को आपस में जोड़ना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और उनके फंक्शन या रोल्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस यानी रोल्स की बात करेंगे। थैंक यू।